दोस्तों, स्पेस ट्रैवल की शुरुआत उस वक्त से ही हो चुकी थी जब इंसान ने पहली बार अपना कदम चांद पर रखा था। तब से ही ना जाने हमने कितने सारे स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन कंडक्ट कराए हैं, जिसमें से हमारा अगला टारगेट मार्स है और प्रोबेबली जल्दी हम मंगल ग्रह पर भी अपनी कॉलोनीज बना लेंगे। लेकिन हम केवल यहीं तक नहीं रुकने वाले, क्योंकि एक समय ऐसा भी आएगा जब हमको इस सोलर सिस्टम को भी छोड़कर जाना होगा। आप जरा इस तस्वीर को देखिए। पहली वाली आज की तस्वीर है, जहाँ पर पृथ्वी और मंगल हैबिटेबल जोन में आते हैं। लेकिन आज से 12.5 बिलियन साल बाद जब हमारा सूर्य एक लाल दाना बन जाएगा, तब हमारे सोलर सिस्टम का हैबिटेबल जोन भी शिफ्ट हो जाएगा। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो, उस वक्त जुपिटर और सैटर्न हैबिटेबल जोन में आ जाएंगे और उस वक्त हमारा सोलर सिस्टम बिल्कुल भी सेफ नहीं रहेगा। हमको इसको पूरी तरह से छोड़कर जाना होगा। हाँ, 12 बिलियन साल काफ़ी लंबा समय है, लेकिन स्पेस में ट्रैवल करने की तैयारी हमको अभी से ही शुरू करनी होगी, क्योंकि इस अनंत ब्रह्मांड के सामने हम इंसान मात्र एक चींटी की तरह हैं। अगर हमने अभी से अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश नहीं की, तो इस ब्रह्मांड में से इंसान का वजूद पूरी तरह से मिट जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है कि स्पेस में डिस्टेंस काफ़ी लंबे होते हैं, हमको काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करना होता है। उदाहरण के लिए, जो हमारा सबसे नज़दीकी सोलर सिस्टम है वो हमसे 4 लाइट ईयर दूर है। मतलब प्रकाश, जिसकी स्पीड इस ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा तेज है, अगर हम उस स्पीड से भी ट्रैवल करें तो हमको वहाँ तक पहुँचने में 4 साल का समय लग जाएगा। और ज़रा सोचिए, अगर हमको 100 लाइट ईयर दूर जाना हो तो हमको 100 साल का समय लग जाएगा। मतलब स्पेस में डिस्टेंस काफ़ी लंबे होते हैं। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से चलने वाली टेक्नोलॉजी अचीव भी कर लेते हैं, तो हमारे सामने दूसरी समस्या आएगी, इंसान की एज और उनकी उम्र। वो कैसे? अगर हमको पृथ्वी से किसी दूसरे प्लेनेट पर जाना हो जो कि हमसे 100 लाइट ईयर दूर हो, तो अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से भी ट्रैवल करें तो हम में से शायद कोई भी इंसान वहां तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि एक एवरेज ह्यूमन की एज लगभग 80 साल होती है। तो उस प्लेनेट तक पहुंचने से पहले ही हम इंसान रास्ते में ही मर जाएंगे। हाँ, ऐसा जरूर हम कर सकते हैं कि स्पेस में ही हम अपने ऑफस्प्रिंग्स को जन्म दें, तो हम नहीं लेकिन हमारे बच्चे वहां तक पहुंच जाएंगे। लेकिन ये कोई डेफिनेट सोल्यूशन नहीं हुआ। तो हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो हम किसी तरह इंसानों की एज बढ़ाएं, 100 साल से बढ़ाकर 500 साल कर दें या फिर 1000 साल कर दें, या फिर हम अपने शरीर को एक ऐसे स्टेट में लेकर जाएं जहां पर हमको समय के बीतने का अनुभव ही ना हो। समय लगातार बीत रहा होगा, लेकिन हमारे शरीर में समय के बीतने के साथ कुछ भी बदलाव नहीं होगा। ऐसी स्टेट को हम हाइबरनेशन स्टेट कहते हैं। आपने कई सारे एनिमल्स को देखा होगा जो कि एक पर्टिकुलर सीजन के आने पर अपने आप को हाइबरनेशन मोड में डाल देते हैं, और जैसे ही वो सीजन एंड होता है तो वो वापस से हमको नजर आने लगते हैं। उदाहरण के लिए बियर, जैसे ही विंटर सीजन आता है तो वो अपने आप को हाइबरनेशन मोड में डाल देता है, या फिर यूं कहें वो अपने आप को डीप स्लीप में ले जाता है। अब जब वो हाइबरनेशन मोड में होता है तो उसकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म, उसकी हार्ट बीट, उसकी ऑक्सीजन कंजम्पशन काफ़ी लो हो जाती हैं और बाकी की शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी स्लो हो जाती हैं। ऐसे में उसको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी करता है अपने फैट को कंज्यूम कर। नॉर्मली ज़्यादातर एनिमल अपने एनर्जी की रिक्वायरमेंट कार्बोहाइड्रेट्स को जलाकर करते हैं, लेकिन जब वो हाइबरनेशन मोड या फिर डीप स्लीप में होते हैं तो वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए अपने फैट का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कुल मिलाकर हाइबरनेशन मोड में एनिमल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ काफ़ी स्लो हो जाती हैं। लाइक एक गिलहरी का दिल 1 मिनट में 200 बार धड़कता है, लेकिन जब वो हाइबरनेशन मोड में जाती है तो फिर 1 मिनट में उसका दिल केवल 3 बार ही धड़कता है। तो अगर हम इंसानों की बात करें तो हाइबरनेशन मोड में जाना या फिर डीप स्लीप में जाना एक ऐसा तरीका है जहां पर हम इंसान समय की चाल को अनुभव नहीं कर पाएंगे। लाइक जब भी हम सो रहे होते हैं और जब भी हमको ड्रीम नहीं आते तो हमको ऐसा लगता है कि अभी एक पल पहले रात थी और दूसरे ही पल सुबह हो गई। मतलब जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे शरीर को ऐसा फील होता है कि समय काफ़ी तेज़ी से बीत गया है। सोते समय हम समय की चाल को काफ़ी हद तक महसूस नहीं कर पाते। आई थिंक आपने इस चीज़ को कई बार महसूस किया होगा। रात में हम अपनी आंख बंद करते हैं और जैसे ही हम अपनी आंख खोलते हैं तो सुबह हो चुकी होती है। हमको मालूम ही नहीं पड़ता कि 10 घंटे कैसे व्यतीत हो गए। अब जरा सोचिए कि क्या होगा अगर एक इंसान के शरीर को 80 से 90 साल नींद में सुला कर रखें। क्या होगा अगर एक इंसान के शरीर को हाइबरनेशन मोड में डाल दें। तो ऐसा होने की बिल्कुल पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि जब वो इंसान हाइबरनेशन मोड से बाहर आए तो उसको पता ही ना चले कि 100 साल बीत चुके हैं। अब अगर ऐसा हुआ तो इसके इम्प्लीकेशन काफ़ी कमाल के होंगे, क्योंकि इससे हमारा स्पेस ट्रैवल काफ़ी आसान हो जाएगा। वो कैसे? मान लीजिए आपको 500 सालों का स्पेस ट्रैवल करना है, तो क्योंकि इंसान 500 सालों तक जीवित नहीं रह सकता तो हम उसको हाइबरनेशन मोड में डालेंगे। हाइबरनेशन मोड में उसका शरीर बिल्कुल प्रिजर्व रहेगा,
बस हमारे शरीर की एक्टिविटीज़ पूरी तरह से बंद हो जाएंगी। हमारे शरीर को एक कैप्सूल में कैद किया जाएगा जिसके अंदर हमारा शरीर बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। हम उसके अंदर डीप स्लीप में जा चुके होंगे और हमारी आँख 500 सालों के बाद ही खुलेगी। तो ऐसे में हाइबरनेशन मोड में जाने के बाद हमको 500 सालों के बीत जाने का अंदाज़ा ही नहीं होगा और हम 500 सालों की दूरी तय कर चुके होंगे, जबकि हमारे शरीर को ऐसा लगेगा कि अभी कुछ समय पहले ही तो हम सोए थे। तो ऐसे हाइबरनेशन मोड में जाकर फ्यूचर में स्पेस ट्रैवल करने की टेक्निक ज़रूर सामने आएगी और इस चीज़ को आपने कई सारी साइंस फिक्शन मूवीज़ में भी देखा होगा, जिसमें से एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है पैसेंजर। इस मूवी में एक स्पेसक्राफ्ट होता है जिसमें कई सारे पैसेंजर्स को हाइबरनेशन मोड में रखा जाता है जो कि दूसरे प्लेनेट पर जा रहे होते हैं। उनके हाइबरनेशन चैम्बर को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि उनकी नींद अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने से ही खुले। आई थिंक आप में से कई सारे लोगों ने इस मूवी को ज़रूर देखा होगा। अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि आपको वो कैसी लगी। अब सुनने में हमको ये जितना मज़ेदार लग रहा है, ऐसी टेक्नोलॉजी को अचीव कराना हमारे लिए उतना ही मुश्किल है, क्योंकि सवाल ये उठता है कि इस बात की क्या पॉसिबिलिटी है कि हाइबरनेशन मोड में जाने के बाद हम वापस जिंदा ही उठेंगे। देखिए, हाइबरनेशन मोड में जाने के हमारे पास दो रास्ते हैं, एक शॉर्ट टर्म रास्ता और दूसरा लॉन्ग टर्म रास्ता। शॉर्ट टर्म वाले रास्ते में हमारे शरीर की मेटाबॉलिज्म को काफ़ी स्लो कर दिया जाएगा। मतलब हमारे शरीर की जो रिक्वायरमेंट है, जो प्रोसेस हमारे शरीर के अंदर हो रही हैं, उनको काफ़ी स्लो कर दिया जाएगा। लाइक हमारे ऑक्सीजन कंजम्पशन को रिड्यूस कर दिया जाएगा और हमारे हार्ट बीट को भी स्लो कर दिया जाएगा। ऐसे में इंसान का शरीर 6 से 7 महीने तक हाइबरनेशन मोड में जा सकता है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? तो इससे बड़े डिस्टेंस में तो नहीं, लेकिन काफ़ी शॉर्ट डिस्टेंस में हम इसका एडवांटेज ले सकते हैं। जैसे हमको मून तक जाना हो या फिर हमको मार्स तक जाना हो, तो हम शॉर्ट टर्म हाइबरनेशन से पलक झपकते ही वहाँ तक पहुँच जाएंगे। और देखा जाए तो शॉर्ट टर्म हाइबरनेशन हम शायद अचीव भी करा लेंगे, क्योंकि इसमें हमारी डेथ नहीं होगी, बल्कि हमारे शरीर की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ स्लो हो जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम है लॉन्ग टर्म हाइबरनेशन में। इसमें हमारे शरीर की पूरी एक्टिविटीज़ को हमको रोकना होगा। शरीर के हर एक सेल का मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा, हमारे ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे, हमारा हार्ट बीट नहीं करेगा। मतलब कुल मिलाकर हमारे पूरे शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा नहीं होगा, बल्कि पूरी तरह से रुक जाएगा। और ये तरीका तब काम आएगा जब हमको काफ़ी लंबा स्पेस ट्रैवल करना हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या हम वापस से अपने मेटाबॉलिज्म को चालू कर पाएंगे? इसको ऐसे समझिए कि हम किसी इंसान को कोमा में तो भेज सकते हैं, लेकिन हमारे पास कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि जैसे हमने उस इंसान को कोमा में भेजा वैसे ही हम उसको वापस भी बुला लें। वैसे ही अगर हम किसी इंसान के शरीर को हाइबरनेट कर भी दें तो क्या हम वापस से उसको जिंदा कर पाएंगे? शॉर्ट टर्म हाइबरनेशन में हमारा शरीर बंद तो नहीं होगा, केवल मेटाबॉलिज्म स्लो होंगी जैसे कि बाकी के एनिमल्स में होती हैं। लेकिन जब हम मेटाबॉलिज्म को रोकने की बात करते हैं तो क्या वापस से हम मेटाबॉलिज्म को चालू कर पाएंगे? अगर इंसान के शरीर की प्रोसेसेस और मेटाबॉलिज्म रुक जाती हैं तो एक तरीके से हम उसको मरा हुआ ही कहेंगे। हाँ, हाइबरनेशन में एक तरीका तो है जहाँ पर हमारे सारे ऑर्गन्स तो बंद रहेंगे, केवल हमारा दिमाग काफ़ी लो वोल्टेज पर वर्क कर रहा होगा और वो लो वोल्टेज हम उसको बाहर से प्रोवाइड करेंगे। लाइक उस लो वोल्टेज को हम अपने हाइबरनेशन कैप्सूल से दे सकते हैं या फिर अपनी स्पेसशिप से भी दे सकते हैं। लेकिन असल में लॉन्ग टर्म हाइबरनेशन में जाने के बाद क्या होगा? क्या दोबारा से हम अपने मेटाबॉलिज्म को चालू कर पाएंगे? इनके जवाब अभी हमारे पास नहीं है। वैसे साइंस फिक्शन मूवीज़ में हाइबरनेशन मोड में इंसान को डालने के लिए क्रायोजेनिक टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। मतलब इंसान को एक काफ़ी ठंडे लिक्विड में रखा जाता है, जैसे कि लिक्विड नाइट्रोजन। लेकिन खैर वो खाली मूवीज़ ही होती हैं, क्योंकि असल में ऐसा होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब खुद ही सोचिए कि इंसान वार्म ब्लडेड होते हैं। अगर इंसान के शरीर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाए तो हमारे शरीर में जितना भी वाटर मौजूद है वो सब जमने लगेगा, और जब वाटर आइस में कन्वर्ट होगा तो हमारे सारे सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और हम मर जाएंगे। बट हाँ, पॉसिबिलिटीज़ तो कई सारी एग्जिस्ट करती हैं। अगर हम शरीर में मौजूद वाटर को किसी ऐसे लिक्विड से रिप्लेस कर दें जो कि फ्रीज ही ना हो, तो क्या होगा? तो सोचिए, अगर ह्यूमंस को हाइबरनेशन मोड में डालने के लिए हम लोअर टेम्परेचर का यूज़ करें, तो ऐसे में हमको इंसान के शरीर के पूरे वाटर को एंटी फ्रीजिंग एजेंट के साथ रिप्लेस करना होगा, जिससे कि लोअर टेम्परेचर में जाने पर हमारा शरीर डैमेज ना हो। अब इस चीज़ को अचीव करने में वैज्ञानिकों को सक्सेस भी मिली है। उन्होंने लगभग 50 मिलीमीटर टिश्यू को सक्सेसफुली फ्रीज और अनफ्रीज करके भी दिखाया है, वो भी टिश्यू को बिना डैमेज किए हुए। अगर वैज्ञानिकों की ये टेक्नोलॉजी सही में वर्क करती है तो इसको हम बड़े बड़े ऑर्गन्स पर भी एक्सपेंड कर पाएंगे, जिससे कि हम उनका ट्रांसप्लांटेशन कर पाएँ, और हो सकता है कि हम पूरे के पूरे शरीर को ही फ्रीज और एंटी फ्रीज भी कर पाएँ। और जब ऐसा होगा तो हमारी साइंस फिक्शन मूवीज़ का आइडिया रियलिटी में बदल जाएगा। अभी नासा और ईएसए जैसी बड़ी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन हाइबरनेशन पर वर्क भी कर रही हैं।
चलिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। थर्मोडायनेमिक्स हमको ये कहती है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पर पार्टिकल्स का मोशन रुक जाता है, डिसऑर्डर खत्म हो जाता है। तो क्या इस कंसेप्ट से हम ह्यूमंस को हाइबरनेट कर सकते हैं? सोचिए, अगर हम इंसान के शरीर को 0 केल्विन तक ले जाएं, तो क्या हाइबरनेशन अचीव कराना पॉसिबल है? अब वो है या नहीं, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में जानेंगे। लेकिन ह्यूमन हाइबरनेशन के एप्लीकेशन केवल स्पेस तक ही सीमित नहीं होंगे, बल्कि स्पेस ट्रैवल करने से पहले उसके कई सारे बेनिफिट्स हमको पृथ्वी पर ही देखने को मिलेंगे। शॉर्ट टर्म हाइबरनेशन से हमको मेडिकल फील्ड में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। कई सारे ऑपरेशंस को हम इजीली परफॉर्म करा पाएंगे। अगर इंसान का शरीर मर भी रहा होगा तो हम उसको हाइबरनेशन मोड में डालकर उसकी लाइफ को सेव कर पाएंगे। इसी तरह अगर एक्सीडेंट जैसी कोई क्रिटिकल सिचुएशन सामने आती है और अगर उस समय कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता, तो ऐसे में हम उस इंसान के शरीर को हाइबरनेशन मोड में डाल देंगे और उसको तब तक हाइबरनेशन मोड में रखेंगे जब तक कि डॉक्टर अवेलेबल ना हो। ऐसे ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का भी ट्रीटमेंट हम इससे करा पाएंगे। देखिए, फिजिक्स में हमारी सोच काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। हम कई सारी थ्योरीज और आइडियाज़ दुनिया के सामने रखते हैं, लेकिन बायोलॉजी की फील्ड में हम अभी उतने एडवांस नहीं हुए हैं। अभी तक हम ये भी नहीं समझ पाए हैं कि आखिर लाइफ क्या है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम बड़ी बड़ी बीमारियों को भी आसानी से मिटा पाते, ड्रीम्स की मिस्ट्रीज को भी जान पाते और किसी इंसान को कोमा से भी बाहर ला पाते। वैसे देखा जाए तो बायोलॉजी भी अपनी जगह पर ठीक से काम कर रही है, क्योंकि इंसानों का शरीर भी इस ब्रह्मांड के जितना ही कॉम्प्लेक्स है। बट हाँ, अगर हम कुछ सालों में अपने शरीर के मेटाबॉलिज्म को स्लो करने का तरीका सीख पाए बाकी के एनिमल्स की तरह, तो ये हमारे लिए और मेडिकल साइंस के लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट होगी और उसके बेनिफिट्स भी काफ़ी ज़्यादा होंगे। पूरे यूनिवर्स में तो नहीं, लेकिन शॉर्ट टर्म हाइबरनेशन के द्वारा हम मार्स तक तो जा ही पाएंगे। खैर, आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।